हम लोगों ने पहले के वीडियोज़ में परमानेंट सेटलमेंट और रैयतवारी सेटलमेंट के विषय में विस्तार से चर्चा कर ली है। अब तीसरा प्रकार जो इसका है वह है महलवारी बंदोबस्त। महलवारी भू बंदोबस्त क्लास 12th के एग्ज़ाम के लिहाज से अन्य दोनों भूमि बंदोबस्त की तुलना में कम महत्व का पहलू है। अभी तक इस टॉपिक से केवल ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न ही पूछे गए हैं, अतः हम यहाँ उसी बिंदु को ध्यान में रखकर इसका अध्ययन करेंगे। यह ब्रिटिश शासनकाल में लागू की गई तीसरी महत्वपूर्ण भू बंदोबस्ती थी। इस व्यवस्था का प्रस्ताव सबसे पहले हॉल्ट मैकेंजी नामक एक अंग्रेज अधिकारी ने रखा था। बाद में गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में मार्टिन बर्ड ने इसे आवश्यक सुधारों के साथ 1833 ईस्वी में लागू किया। कहने का मतलब है कि महलवारी व्यवस्था क्या है, तो एक भू बंदोबस्त है। इसका विचार सबसे पहले किसके दिमाग में आया? हॉल्ट मैकेंजी के दिमाग में। लेकिन व्यवहारिक रूप से इसे किसने लागू किया? मार्टिन बर्ड ने। कब लागू किया? 1833 ईस्वी में। ठीक। अब हम लोग जानेंगे यह बंदोबस्त किस क्षेत्र में लागू था। तो देखिए, संयुक्त प्रांत, पंजाब तथा उत्तर पश्चिमी भारत के क्षेत्रों में यह बंदोबस्त लागू था। उस समय ब्रिटिश भारत की कुल भूमि जो थी उसका लगभग 30% भाग इसमें शामिल था। अगला पहलू है कि महलवारी व्यवस्था का नाम ऐसा क्यों रखा गया, ये नामकरण के पीछे क्या कारण थे। तो देखिए, महाल का शाब्दिक अर्थ जो है वो गांव से है। इसमें एक गांव भी हो सकता है या हो सकता है 2-3 गांव मिला करके भी इसको कह दिया जाए। बेसिकली महाल जो है रिवेन्यू के ख्याल से एक यूनिट बनाया गया है और इस रिवेन्यू यूनिट से ही टैक्स लिया जा रहा है। इसमें क्या होता है कि महाल या एक गांव के एक गांव या कुछ गांवों के प्रदेशों को शामिल कर लिया गया, उसको एक महाल मान लिया गया। उस महाल का जो मुखिया है उसके साथ अंग्रेजी सरकार समझौता करती है और वो मुखिया जो है व्यक्तिगत रूप से किसानों से राजस्व वसूल करता है, लेकिन इस राशि को वह सामूहिक रूप से फिर सरकार को उपलब्ध कराता है या कर के रूप में, राजस्व के रूप में देता है। तो राजस्व चुकाने की जिम्मेवारी किसकी हुई? मुखिया की। लेकिन मुखिया किससे वसूला? किसानों से वसूला। अब सवाल उठता है, ज़मीन का मालिकाना हक किसके पास है? तो व्यक्तिगत रूप से जो किसान जिस ज़मीन पर खेती कर रहे हैं उस पर उन्हीं का मालिकाना हक है। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, दूसरी चीज़ कि यह बंदोबस्त भी एक अस्थायी बंदोबस्त थी। अस्थायी क्यों? तो अस्थायी इस कारण से थी क्योंकि इसमें भी लगान की दर या राशि एक निश्चित अवधि के बाद पुनः संशोधित की जाती थी। ठीक है, इस प्रकार महलवारी बंदोबस्त को हम लोगों ने देख लिया। महलवारी बंदोबस्त में को भी हम रैयतवारी एक तरह से अस्थायी बंदोबस्त मानेंगे। अब हम लोग आते हैं अंग्रेजी सरकार की भू बंदोबस्ती का सामान्य प्रभाव क्या है। यहाँ भू बंदोबस्ती शब्द लिखा हुआ है, एक भू बंदोबस्त की बात नहीं है। ये तीनों जो भू बंदोबस्त है, अस्थायी भू बंदोबस्त, रैयतवारी भू बंदोबस्त तथा महलवारी भू बंदोबस्त, इन तीनों का सामान्य प्रभाव क्या पड़ता है। अब किस पर प्रभाव पड़ा, देखिए इसको भी देखने की बात है। देखिए, किसान पर, भारतीय कृषि व्यवस्था पर,
भारतीय समाज के विकास पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, यही मुख्य बिंदु होगा। इस संदर्भ में पहला पॉइंट है, तीनों भू बंदोबस्त में किसानों का शोषण बढ़ गया। क्या बढ़ा? शोषण बढ़ा। अब सवाल उठता है किसानों का शोषण क्यों हो रहा था? तो किसानों का शोषण इस कारण से हो रहा था कि अंग्रेजी सरकार या जमींदार वो अधिक से अधिक राजस्व या टैक्स वसूलना चाहते थे, इसके चलते किसानों का शोषण हो रहा था। और हम जानते हैं कि अंग्रेजी शासनकाल में किसानों से बहुत अधिक मात्रा में राजस्व या टैक्स वसूला जाता था, तो स्वाभाविक है कि किसानों का शोषण होगा। सेकेंड पॉइंट, भूमि खरीद बिक्री की वस्तु बन गई, क्योंकि इसमें निजी स्वामित्व का विकास हुआ। तो भूमि खरीद बिक्री की वस्तु पहले क्या नहीं थी? पहले का संदर्भ है कि जो शासन व्यवस्था भारत में शुरू हुई, क्या इससे पहले जो शासन था अर्थात मुगल शासन था, या उससे पहले भी कुछ जो दिल्ली सल्तनत का शासन था, या फिर प्राचीन भारत का समय था, तो क्या उन समयों में भूमि जो है वो खरीद बिक्री की वस्तु थी या नहीं थी? इसमें निजी या नहीं था? देखिए, पहले यदि हम मुगल काल के ही उदाहरण को लेते हैं तो मुगल काल में जो राजा थे वो सम्राट कहलाते थे। सम्राट के नीचे जागीरदार होते थे, जागीरदार के नीचे जमींदार होते थे, और जमींदार के नीचे फिर किसान होते थे। तो भूमि पर किसी एक व्यक्ति को पूर्ण स्वामित्व नहीं दिया गया था। भूमि पर इन सभी का अपने अपने जगह पर अधिकार था, या सभी का अधिकार समान समय में समान रूप से लागू था। ठीक है, इसको कहा गया ओवरलैपिंग राइट। तो जब सभी का भूमि पर अधिकार है तो फिर कोई एक व्यक्ति चाहेगा तो क्या वो खरीद बिक्री कर सकता है? नहीं, उसको तो दूसरे से भी अनुमति लेना होगा। इसलिए मुगल काल में भूमि सामान्य रूप से खरीद बिक्री की वस्तु नहीं थी। इस रूप से निजी स्वामित्व की संकल्पना नहीं देखी जाती है। लेकिन अंग्रेजी शासन काल में इसे खरीद बिक्री की वस्तु बना दी गई। इसमें स्पष्ट रूप से निजी स्वामित्व की अवधारणा को आरोपित कर दिया गया। कैसे आरोपित किया गया? यदि हम अस्थाई बंदोबस्त में देखते हैं, परमानेंट सेटलमेंट, तो वहाँ पर किसे दिया गया स्वामित्व? जमींदारों को। जमींदार इसे खरीद या बेच भी सकते थे, उत्तराधिकार में भी दे सकते थे। रैयतवारी बंदोबस्त में किसानों को दिया गया, रैयत को दिया गया। ये रैयत या किसान क्या कर सकते थे? इस जमीन को खरीद या बेच सकते थे। तो भूमि अब क्या हुई? खरीद बिक्री की वस्तु बन गई। किसान साहूकार तथा महाजनों के ऋण जाल में फंसते चले गए। ऋण जाल क्या है? ऋण जाल को अंग्रेजी में बोलते हैं डेब्ट ट्रैप। तो ये ऋण क्या है, ऋण जाल क्या होता है, इसे समझने की आवश्यकता है। तो देखिए, तीनों भू बंदोबस्त में क्या हो रहा था कि सरकार जो है बहुत ऊंची दर पर टैक्स या भू राजस्व वसूलती थी, या तो डायरेक्ट वसूलती थी या जमींदारों के माध्यम से वसूलती थी। लेकिन वसूली तो जा रही थी किसानों से, और दर काफ़ी अधिक थी, ऊंची थी, तो किसानों को इससे समस्या आती थी। दूसरी बात, यदि बाढ़ आ जाए, सूखा पड़े, या किसी अन्य प्रकार की विपरीत परिस्थिति उत्पन्न हो जाए, तो भी किसानों को क्या था? टैक्स देना ही था। उन्हें भू राजस्व जमा करना ही पड़ता था। ये बाध्यता थी, कंपलसरी थी या मैंडेटरी थी। इस परिस्थिति में किसानों को कहाँ से लाएंगे पैसा? किसानों को समस्या हो जाती थी। तो किसान पैसा कहाँ से लेते थे? ऋण के रूप में लेते थे। ऋण कौन देता था? मनी लैंडर्स। मनी लैंडर्स कौन हुए? साहूकार या महाजन। तो साहूकार महाजन से ये ऋण लिए। जब एक बार ऋण ले लेते थे तो क्या होता था कि उस पर ब्याज लगता था, इंटरेस्ट लगता था। और कई बार ये देखने को मिला कि जो मूल राशि थी या ऋण की जो मूल मात्रा थी, उसकी तुलना में ब्याज की राशि 100%, 200%,
500% या इससे भी अधिक बढ़ जाती थी। अब ऐसे सोचिए कि इन परिस्थितियों में इतने बड़े अमाउंट को, राशि को किसान कहाँ से चुकाता? तो वो तो धीरे धीरे ऋण जाल में फंसते चला गया। यही ऋण जाल है। फिर हम देखते हैं कि जब ऋण जाल में किसान फंसते चला जाता था तो आखिर उसकी ज़मीन का क्या होता? फिर ज़मीन पर तो साहूकार और महाजन अपने ऋण वापसी के नाम पर कब्जा कर लेते होंगे। तो ये जो कब्जा कर लेते थे तो फिर किसान की स्थिति क्या हुई? किसान भूमिहीन मजदूर, लैंडलेस लेबर के रूप में कन्वर्ट हो जाता था, बदल जाता था। तो भूमिहीन मजदूर कौन हुए? जिनकी ज़मीनें छीन ली गई है या जिनके पास ज़मीन नहीं है, वो भूमिहीन मजदूर कहलाए। इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि सारा पॉइंट्स, अभी तक हमने जो भी पॉइंट्स डिस्कस किया, सभी पॉइंट्स क्या है? एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, यानी जुड़ा हुआ है, कड़ी के रूप में एक दूसरे से जुड़ी हुई है। देखिए, इतिहास में जो उत्तर लिखा जाता है वो उत्तर कैसा होना चाहिए? एनालिटिकल होना चाहिए, एनालिसिस होना चाहिए, आलोचनात्मक समीक्षा होना चाहिए। इसके लिए आवश्यकता इस बात की है कि आप हर पहलू को, एक पहलू को दूसरे पहलू से, दूसरे को तीसरे से, तीसरे को चौथे से जोड़ना सीखिए। और जब तक आप जोड़ नहीं पाइएगा इस तरह से, तो रीजन्ड अकाउंट, तार्किक विश्लेषण उत्पन्न नहीं होगा और इतिहास विषय में अच्छा नंबर नहीं प्राप्त किया जा सकता है। या फिर दूसरे शब्दों में कहिए तो आप केवल यदि रटना चाहते हैं तो वो भी उचित नहीं है। यदि आप लिंक बैठा करके समझने का प्रयास कीजिएगा तो 1 पॉइंट 2 पॉइंट जो बेसिक पॉइंट्स है उसको आप याद रखिएगा, तो अगला सारा पॉइंट्स आप अपने कंसेप्ट पर ही निकाल लीजिएगा और आगे बढ़ते चले जाइएगा। आंसर आसानी से लिखा जाएगा। ठीक है, ओके। ये इतिहास लिखने का तरीका है, इसको समझना है। ध्यान रहे, परंपरागत विचार थी इतिहास एक रटने का विषय है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ फैक्ट्स को आप रटिए, बाकी सारा चीज़ कंसेप्ट के आधार पर लिखाता है। ठीक है, देखिए अगला पॉइंट है 5th पॉइंट, कृषि का कृत्रिम व्यवसायीकरण शुरू हुआ। कृत्रिम व्यवसायीकरण किसको कहते हैं? आर्टिफिशियल कमर्शियलाइजेशन। देखिए, सबसे पहले कमर्शियलाइजेशन क्या है, व्यवसायीकरण क्या है, मैंने पहले के वीडियोज़ में भी इसकी चर्चा की है। देखिए, जब किसान अपने खेत में नगदी फसलों को पैदा करने लगता है और उसे बाजार में जाकर बेचता है तो यही व्यवसायीकरण है। अब सवाल उठता है कि किसान व्यवसायीकरण क्यों करता है, नगदी फसलों को क्यों अपने खेत में बोता है? नगदी फसल क्या है? तो नगदी फसल पटसन, कपास, चाय, कहवा, गन्ना आदि हैं। ये नगदी फसल की विशेषता क्या होती है? इनकी विशेषता ये है कि ये आसानी से बाजार में बेची जा सकती है और इसके बदले में तुरंत आप कैश या नगद प्राप्त कर ले सकते हैं। तो देखिए, किसान जो है नगदी फसल को बोना तब चाहेगा जब उसे लगे कि इससे मुझे लाभ हो रहा हो, एक ये पहलू बनता है। लेकिन किसान अंग्रेजी शासन काल में लाभ के दृष्टिकोण से व्यवसायीकरण कर रहा था, ऐसा नहीं था। वस्तुतः कई बार कई क्षेत्रों में ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि किसानों को आरंभ में लोभ दिया, उसके बाद दबाव की भी राजनीति की और कृत्रिम रूप से, आर्टिफिशियल रूप से उनके खेतों में व्यावसायिक फसलों को बोने के लिए मजबूर किया। यही व्यवस्था कृत्रिम या आर्टिफिशियल व्यवसायीकरण कहलाती है। ऐसा क्यों किया अंग्रेजों ने? तो अंग्रेजों ने इसलिए ऐसा किया क्योंकि वह भारत में जो कृषि उत्पाद हो रहे थे उनसे इंग्लैंड के उद्योगों के लिए कच्चा माल प्राप्त करना चाहता था। जैसे इंग्लैंड का सूती वस्त्र उद्योग है, इसके लिए कच्चा माल क्या होता? कपास। कपास कहाँ से मिलता? भारत से। तो भारतीय खेत तो चाहते थे कि कपास की कृषि अच्छी हो,
इसी तरह से कुछ अन्य फसल भी हैं, पटसन है या अन्य फसल भी हैं, उनको भी वो चाहता था कि यहाँ पर पैदा हो। तो इंग्लैंड की जो आवश्यकता थी उसको ध्यान में रखकर उसने कृत्रिम व्यवसायीकरण का रास्ता चुना। ठीक है, और ये व्यवसायीकरण स्पष्ट हो गया, क्या था, आर्टिफिशियल था, यानी थोपा गया था। अंग्रेज सरकार ने किसानों को मजबूर किया कि वो आर्टिफिशियली कमर्शियलाइजेशन की ओर आगे बढ़ें। कुछ किसानों को भी लोभ था अधिक लाभ कमाने का, लेकिन यह लोभ कम था। इससे हानि क्या हुई? इससे हानि ये हुई कि कई बार किसानों के पास खाद्यान्न का अभाव होने लगा। मान लीजिए इस साल कृत्रिम व्यवसायीकरण के अंतर्गत नकदी फसल बो दिया गया, लेकिन अगले साल किसी कारण से फसल बर्बाद हो गई, अकाल आ गया या बाढ़ आ गई, तो फिर किसान कहाँ से लाएगा खाने के लिए? खाने के लिए तो खाद्यान्न फसल ही चाहिए, जैसे चावल, गेहूँ, सब्जी, ये सब। तो वो कहाँ से लाएगा? तो उसकी दिक्कत होने लगी। इससे अकाल या सूखा में स्थिति और भयानक होती चली गई। ठीक है, क्लियर है इतना पॉइंट? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 6, अस्थाई बंदोबस्त में अनुपस्थित जमींदारी का विकास होता है। अनुपस्थित जमींदारी अर्थात एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म। ठीक है, अब देखिए अनुपस्थिति क्या है या एब्सेंटी क्या है। देखिए अस्थाई बंदोबस्त में क्या होता था, अंग्रेज सरकार जमींदारों को ज़मीन का मालिक मान लेती थी। जमींदारों को एक निश्चित राशि निश्चित समय पर अंग्रेजी सरकार को उपलब्ध करानी पड़ती थी। अब धीरे धीरे क्या होने लगा कि जमींदार काफ़ी संपन्न होने लगे। जो जमींदार संपन्न हो गए वो गांव में रहना पसंद नहीं करने लगे, वो आ गए शहर। जब वो शहर में आ गए तो वो गांव से क्या हो गए, अब्सेंट हो गए, अनुपस्थित हो गए। लेकिन उनकी तो जिम्मेवारी थी ना कि ग्रामीण क्षेत्र से राजस्व वसूल करके सरकार को उपलब्ध कराना, ईस्ट इंडिया कंपनी को टैक्स जमा करके देना। तो ये अब कैसे होगा? तो इस काम के लिए इन्होंने क्या किया, बीच में कुछ और मध्यस्थों को लगा दिया, एजेंट्स को लगा दिया। और अब ये एजेंट्स गांव से एक एजेंट, मान लीजिए कि 4 एजेंट है, तो गांव से पहला एजेंट वसूला, वो दूसरा को दिया, फिर तीसरा को दिया, तीसरा चौथा को दिया, और उसके बाद फिर मुख्य जो ज़मींदार है उसको, जो शहर चला गया उसको मिल गया, और फिर वो ईस्ट इंडिया कंपनी या सरकार को चुकाया पैसा। इस तरीक़ा से एक सीरीज़ बन जाती है, सोपान बन जाती है। और ये इसमें क्या हुआ, इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या हुई कि जो मूल ज़मींदार था वो अपने ग्रामीण क्षेत्र से बाहर आ गया है। कहाँ आ गया? शहर हो गया, चला गया है। इसका मतलब है कि वो अनुपस्थित हो गया है, अपने क्षेत्र से, अपने ज़मींदारी क्षेत्र से अनुपस्थित है, अब्सेंट है। यही अनुपस्थित ज़मींदारी है। इसका क्या फ़ायदा या घाटा है? देखिए इसमें घाटा ही होता है। घाटा किस रूप में? अब जो है, जो राजस्व किसानों से वसूल हो रहा है, अब उसमें कमीशन खाने वालों की संख्या काफ़ी बढ़ गई। तो कमीशन खाने वालों की संख्या बढ़ गई तो क्या होगा, सब अपने हिस्से का अधिक से अधिक कमीशन चाहेंगे। इसके चलते क्या होगा, किसानों पर शोषण बढ़ेगा। तो अल्टीमेटली इसका परिणाम क्या हुआ, किसानों का शोषण बढ़ गया। ठीक है, अब 7वां पॉइंट, कृषि व्यवस्था में स्थिरता तथा पतन की स्थिति हुई। स्थिरता क्या है? स्टेग्नेशन। देखिए सरकार को कृषि से कोई विशेष मतलब नहीं था, उसे तो केवल राजस्व या टैक्स चाहिए था। जमींदार को भी कृषि व्यवस्था में बहुत विशेष रुचि नहीं रही, वो भी टैक्स लेते थे, उनको जो अपना मुनाफा वो रखे, बाकी पैसा सरकार का जो नियत था वो दे दिए। तो कुल मिला करके उन्हें भी बहुत ज़्यादा मतलब कृषि व्यवस्था में सुधार में नहीं थी। तो कृषि में क्या हुआ, निवेश या इन्वेस्टमेंट का अभाव होने लगा। किसानों को कृषि के विकास के लिए जो संसाधन मुहैया करानी चाहिए थे, जैसे सिंचाई साधन, बढ़िया किस्म के बीज, उर्वरक या खाद, ये सब चीज़ भी उपलब्ध कराने पर ध्यान नहीं दिया गया। अतः अब कृषि व्यवस्था कैसी हो गई, स्थिर होने लगी, स्टेग्नेशन होने लगी उसमें।
और धीरे धीरे उसका पतन भी होने लगा। पतन किस रूप में? धीरे धीरे उत्पादकता घटी, मिट्टी की उत्पादकता घटने लगेगी और कृषि व्यवस्था में पतन की परिस्थिति बनेगी। ठीक है, क्लियर है? अब 8th पॉइंट है गैर कृषक वर्ग का कृषि क्षेत्र में प्रवेश, एंट्री ऑफ नॉन एग्रेरियन क्लास इनटू एग्रीकल्चर। देखिए, अब ये जो जमींदार आए हैं, ये भी मूल रूप से या इनमें से अधिकांश ऐसे जमींदार हैं जो मूल रूप से ठेकेदार थे। अंग्रेज़ों ने इनको नियुक्त किया था राजस्व वसूली करने के लिए, किसानों से राजस्व वसूली करने के लिए ये ठेकेदार के रूप में आए थे। और अब जो मध्यस्थों की संख्या जो बढ़ रही है, मीडिएटर्स की संख्या जो बढ़ रही है, तो वो भी बेसिकली नॉन एग्रेरियन क्लास से संबंधित हैं, गैर कृषक वर्ग हैं। उनका कृषि से या कृषकों से पहले से नहीं रहा था, लेकिन अब वो इस क्षेत्र में आ जाते हैं। तो इससे क्या हुआ? शोषण बढ़ा। किसान या कृषि व्यवस्था के साथ जो हमदर्दी, लगाव, सिंपैथी होनी चाहिए थी, वो इनके अंदर नहीं है। अतः यह कृषक तथा कृषि व्यवस्था के लिए अनुकूल नहीं हुआ। अंतिम पॉइंट, आत्मनिर्भर ग्राम्य व्यवस्था का पतन, डिटेरियोरेशन ऑफ सेल्फ सफिशिएंट विलेज सिस्टम। देखिए, पहले गांव क्या थी? आत्मनिर्भर थी। गांव में जरूरी की जो भी चीज़ें थी वो अपने आपस में ही पैदा करके बांट लिया जाता था। जैसे किसान क्या पैदा करता था? फसल, खाद्यान्न, बुनकर कपड़ा, बढ़ई है, चर्मकार है, ये लोग भी अलग अलग आवश्यकता की चीज़ें उत्पन्न करते थे या बनाते थे। किसान से ये लोग खाद्यान्न लेते थे, बदले में अपना जो उत्पाद है उसको दे देते थे किसान को। तो इस तरीके आपस में हो जाता था। तो गांव मुख्य रूप से किस तरह का था? आत्मनिर्भर था। लेकिन अंग्रेजों ने गांव की जो आत्मनिर्भरता थी उसको तोड़ दिया, कमज़ोर किया। अब गांव आत्मनिर्भर नहीं रहे। ऐसा क्यों किया? इसलिए किया क्योंकि अंग्रेज़ों को भारत से कच्चा माल चाहिए था और निर्मित माल जो इंग्लैंड या यूरोप में निर्मित माल थी, उस माल को भारत में खपाना था, गांव के लोगों के बीच भी उसे बेचना था। अतः यहाँ ग्राम्य व्यवस्था धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगती है। एक और पहलू बनता है, अब क्या हो रहा है? नकदी में कर या टैक्स देना है, तो किसान नकदी कहाँ से लाएंगे? तो यानी बाज़ार में उनको अपना उत्पादन बेचना पड़ेगा। ठीक है, इसके चलते व्यवसायीकरण को बल मिलता है, और व्यवसायीकरण जब होगा तो वो बाज़ार से जुड़ेंगे। बाज़ार स्थानीय बाज़ार भी हो सकता है, देसी बाज़ार भी हो सकता है, और अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार भी हो सकता है। तो गाँव की आत्मनिर्भर व्यवस्था क्या हुई? अब टूटने लगी। यह चीज़ भारतीय परिस्थिति के लिहाज से अनुकूल नहीं था। वस्तुतः अंग्रेज़ों ने या इंग्लैंड ने भारत को एक उपनिवेश के रूप में विकसित किया, और यह मातृदेश इंग्लैंड के साथ जुड़ा। इंग्लैंड क्या था? पूंजीवादी देश था, उसके साथ भारत जुड़ा, लेकिन भारत केवल कच्चा माल की सप्लाई करने वाला देश के रूप में बदल गया। ये स्थिति अनुकूल नहीं थी। भारत का पूंजीवादी ढर्रे पर विकास नहीं हो पाया, और यही वजह है कि भारत में औद्योगिक क्रांति की संकल्पना इस काल में नहीं देखी गई। ठीक है, अब ये टॉपिक ख़त्म हो गया। भूमि बंदोबस्त से जुड़ा हुआ जो भी पहलू था वो समग्रता में मैंने ख़त्म कर दिया। आप लोग इन पर अपने पीडीएफ वाले नोट्स को भी देखिएगा, और जो वीडियो है उसको सामने रखकर समझने का प्रयास कीजिएगा। हाँ, यहाँ यह ध्यान रखने योग्य है कि आपके क्लास 12th का जो सिलेबस है उसके आधार पर विशेष रूप से आपको अस्थाई बंदोबस्त तथा रैयतवारी बंदोबस्त को पढ़ने की आवश्यकता है। महलवारी बंदोबस्त केवल ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न के लिए ही महत्वपूर्ण है। अतः आप इनको रखिए, पढ़िए, और फिर अगले क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।
थैंक यू।